आज हम अध्याय 9 उपसर्जक यौगिक इसको पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि यौगिक दो प्रकार के हमने पढ़े, अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक दो प्रकार के हैं। अकार्बनिक यौगिक दो प्रकार के, पहला है अकार्बनिक यौगिक। पहला होता है सरल या साधारण यौगिक, सरल या साधारण। दूसरा है योगात्मक यौगिक। सरल या साधारण यौगिक किसे कहेंगे? वे यौगिक जो एक धनायन और एक ऋणायन से मिलकर बने हों, एक साधारण धनायन और एक साधारण ऋणायन से मिलकर बने हुए हैं, वो सरल या साधारण यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि NaCl, Na+Cl- से बना है। KCl, K+Cl- से बना हुआ है। Al2SO4 का होल थ्राइस, Al+3SO4-2, अर्थात एक सरल धनायन और एक सरल ऋणायन से मिलकर बना हुआ यौगिक वो कहलाते हैं साधारण यौगिक। ये अपने जब जल में घोला जाता है, अर्थात इनका जल अपघटन करने पर ये अपने सभी आयनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात Na+ और Cl- में वियोजित होकर के ये Na+ का परीक्षण भी देते हैं और Cl- का परीक्षण भी देते हैं, अर्थात अपने अवयवी आयनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। फिर आता है योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक किसे कहेंगे हम? योगात्मक यौगिक जब दो या दो से अधिक सरल यौगिक आपस में संयुक्त होकर एक योगोत्पाद बनाते हैं, अर्थात एक योगोत्पाद बनाते हैं, तो ऐसे यौगिक कहलाते हैं योगात्मक यौगिक। आप ऐसे सुनना, तो जब दो या दो से अधिक सरल यौगिक आपस में संयुक्त होकर एक योगोत्पाद बनाए, ऐसे यौगिक योगात्मक यौगिक कहलाते हैं। जैसे फिटकरी होती है, Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट K2SO4 डॉट 24H2O। कैसे बना ये? Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस 24H2O इक्वल टू Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट K2SO4 डॉट 24H2O, अर्थात दो साधारण यौगिकों के योग से एक कॉमन यौगिक बना, ऐसे क्या कहेंगे हम? योगात्मक यौगिक। इससे बोला जाता है फिटकरी। फिटकरी का दूसरा नाम है पोटाश एलम। पोटाश समझ लेना, ऐसे याद रखने के लिए इसका फॉर्मूला कि इसमें एक पोटेशियम है, एलम मतलब कि इसमें एक एल्यूमिनियम का सल्फेट है। पोटाश एलम मतलब कि पोटेशियम का सल्फेट और एक एल्यूमिनियम का सल्फेट, इन दोनों से जुड़ के बना हुआ वो क्या है? फिटकरी है। आगे इसका एक और उदाहरण हम देखें, मोहर लवण जो कैसे बनता है? फेरस सल्फेट व अमोनियम सल्फेट प्लस 6H2O इक्वल टू बनता है FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। इसे कहा जाता है मोहर लवण।
इसका दूसरा नाम ये भी है फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट FAS, उल्टा भी बोल सकते हैं अमोनियम फेरस सल्फेट, तो हो जाएगा AFS। हाँ, तो फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट से फेरस सल्फेट व अमोनियम सल्फेट का युग उत्पाद क्या है? मौर लवण। अर्थात ये कैसा है, किस में उदाहरण में आया? योगात्मक यौगिक का। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखें, KCN प्लस FeCN का होल ट्वाइस, 4 KCN इक्वल टू K4 FeCN का होल 6, K4 FeCN होल 6 एक यौगिक बना। ये भी योग उत्पाद है। किससे बना है? KCN एक साधारण यौगिक है और FeCN होल 2 ये भी एक साधारण यौगिक है। इन दोनों के योग से एक यौगिक का निर्माण हुआ योग उत्पाद बना। तो ये क्या है? योगात्मक यौगिक का एक उदाहरण है। इसे कहा जाता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। आगे इसके बाद एक उदाहरण देखिए, इसमें CuSO4 प्लस NH3 इक्वल टू क्या बनेगा? योग उत्पाद Cu NH3 का होल 4 SO4। इसका नाम है टेट्राएमाइन कॉपर सल्फेट। आगे हम इसके IUPAC नाम देखेंगे। फिलहाल देखो, योगात्मक यौगिक किसे कहेंगे? वे दो या दो से अधिक साधारण यौगिकों के आपस में संयुक्त होने से बने योगात्मक उत्पाद को हम योगात्मक यौगिक कहते हैं। जैसे कि फिटकरी मतलब कि पोटाश एनम, मोहर लवण, पोटेशियम फेरोसाइनाइड और टेट्राएमाइन कॉपर सल्फेट। इस तरह से ये जो है ये योगात्मक यौगिक हैं। आगे तो योगात्मक यौगिकों को भी दो भागों में बांटा गया है। योगात्मक यौगिक दो प्रकार के हैं। एक है द्विक लवण, जिसे हम जालक यौगिक भी बोलते हैं। दूसरा है संकुल यौगिक या उपसंयोजी यौगिक। योगात्मक यौगिक दो प्रकार के हैं, द्विक लवण या जालक यौगिक, और दूसरा प्रकार है संकुल यौगिक या उपसंयोजी यौगिक। सबसे पहले देखिए द्विक लवण किसे कहेंगे। वे यौगिक जो अपनी ठोस अवस्था में तो स्थायी होते हैं, वे यौगिक जो अपनी ठोस अवस्था में तो स्थायी होते हैं, लेकिन जब इनमें जल में विलय किया जाता है या जल अपघटित किया जाता है तो ये अपने अवयवी आयनों में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। वे यौगिक जो अपनी ठोस अवस्था में तो स्थायी होते हैं, लेकिन जल में अपघटित करने पर ये अपने अवयवी आयनों में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। ऐसे यौगिक द्विक लवण या जालक यौगिक कहलाते हैं। जैसे फिटकरी और मोहर लवण, जैसे कि फिटकरी Al2SO4 का होल 3 K2SO4
24H2O। फिटकरी, मोहर लवण, ये मोहर लवण। एक उदाहरण इसका और दूसरा मान लें, कार्नेलाइट क्या होता है, KCl.MgCl2.6H2O, इसका नाम है कार्नेलाइट। ये फिटकरी और ये मोहर लवण। देखना, जब फिटकरी या मोहर लवण या कार्नेलाइट इनको जल, ये अपने ठोस अवस्था में इसी रूप में होते हैं। जैसे इन्हें जल में घोला जाता है कि अपने अवयवी आयनों में वियोजित हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम इसे देखें तो इससे इसके अवयवी आयन कौन कौन से हैं। इसमें जल तो ये है, जल नहीं है, जल में घोल रहे हैं हम इसे, तो इसमें Al+3 आयन मुक्त होगा, सल्फेट SO4-2 आयन स्वतंत्र होगा, K+ आयन पोटेशियम आयन, अर्थात 3 प्रकार के आयनों में ये वियोजित हो जाता है। कौन कौन से, Al+3, K+ और SO4-2 में। इसी प्रकार इसे देखें हम, ये Fe+3, SO4-2 और NH4+ इन आयनों में ये वियोजित हो जाता है। इसी प्रकार ये K+, Mg+2 और Cl- इन आयनों में वियोजित हो जाते हैं। ये ठोस अवस्था में तो स्थायी है, लेकिन जैसे इन्हें जल में घोला जाता है कि अपने अवयवी आयनों में पूर्णतः विभक्त हो जाते हैं। इसी कारण ऐसे जो द्विक लवण हैं, ये द्विक लवण अपने अवयवी आयनों में पूर्णतः वियोजित हो जाने के कारण इन सभी आयनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। इन सभी आयनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात जब लेबोरेटरी में इनका परीक्षण किया जाता है तो आसानी से ये इन सभी आयनों का परीक्षण देते हैं। अब हम देखिए इसमें मोहर योगात्मक यौगिक के बाद संकुल यौगिक। संकुल यौगिक किसे कहेंगे, वे यौगिक जो अपनी ठोस अवस्था और जलीय विलयन दोनों में ही स्थायी होते हैं। जब इन्हें जल में घोला जाता है या जल में विलय किया जाता है तो अपने आयनों में पूर्णतः विभक्त नहीं होते हैं, पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। जैसे हमने अभी देखा था K4FeCN6। इसमें एक और उदाहरण में देखा था अभी, CuNH4 ये जो आयन है इसमें CuNH3 ये दोनों यौगिक किसमें आते हैं, संकुल यौगिकों में, जो जलीय, जो अपनी ठोस अवस्था में और अपने जलीय विलयन दोनों में स्थायी होते हैं। ये पूर्णतया अपने अवयवी आयनों में विभक्त नहीं होते हैं। जैसे K4FeCN6 का जब जल में घोला जाता है, यहाँ पर एक आयन मिलता है K+ और दूसरा आयन मिलता है हमें FeCN6-4। ठीक है, इसी तरह इसको देखें हम, तो इससे बनेगा हमारे पास CuNH3 ये अपने जलीय विलयन में अपने अवयवी आयनों में पूर्णतः विभक्त नहीं होते हैं। जैसे देखें हम यहाँ पर कि इसमें अवयवी आयन क्या क्या हैं, K+ है, Fe+3 है, Fe+2 है और Cn- है। तो देखें हम यहाँ पर K+ तो मुक्त होता है, लेकिन Fe और Cn- जो है वो संकुल यौगिकों के रूप में ही है, अर्थात यहाँ Fe और Cn- आयन पूर्णतः वियोजित नहीं हो रहे हैं, ये संकुल के रूप में ही रहते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी देखें हम, यहाँ पर Cu इसमें NH3 के साथ अटैच है, अर्थात यहाँ Cu आयन जो है, Cu+2 आयन जो है वो विभक्त नहीं है, तो यहाँ ये पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं। इसलिए ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं, संकुल यौगिक या उपसहसंयोजी यौगिक कहते हैं। अच्छा, उपसहसंयोजी यौगिक क्यों कहते हैं कि यहाँ पर जो Fe और Cn के मध्य, इन दोनों के मध्य जो बंध बना हुआ है वो उपसहसंयोजी बंध बना हुआ है। इसी प्रकार यहाँ Cu और NH3 के मध्य जो बंध बना हुआ है वो उपसहसंयोजी बंध बना हुआ है। हमने बंध पढ़े हैं, तो यहाँ पर जब
बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु देता है तो बंध कौन सा बनता है? उपसरसोजी यौगिक, उपसरसोजी बंध बनता है। तो यहाँ भी यही है कि Fe और Cn, इन दोनों के मध्य जो Fe और Cn जो है इनके मध्य जो बंध बना हुआ है वो उपसरसोजी बंध बना है। ऐसे ही Cu और NH3 के मध्य भी जो बंध बना हुआ है वो उपसरसोजी बंध बना हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पर इन्हें उपसरसोजी यौगिक भी बोले। अच्छा, संकुल यौगिक क्यों कहा? क्योंकि हमने इसे एक संकुल बोला है। ये क्या है? ये दोनों एक संकुल है। ये एक संकुल है और एक साधारण धनायन है। ये संकुल ऋणायन है, ये संकुल धनायन है और ये साधारण ऋणायन है। इस प्रकार से हम यहाँ पे पूरे संयुक्त यौगिक, संयुक्त करके हम क्या बोल रहे हैं? इसे संकुल यौगिक कहते हैं। आगे इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो हम देखें कि यहाँ जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि द्विक लवण और संकुल यौगिक में या उपसर्जित यौगिकों में दो अंतर बताइए। तो दो अंतर में हम बता सकते हैं, ये ठोस अवस्था में स्थायी है, ठोस और जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, और ये संकुल यौगिक अपनी ठोस अवस्था में और जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, दोनों में स्थायी होते हैं। आगे दूसरा उदाहरण कि ये अपने सभी अभिन्न आयनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं और ये अपने सभी अभिन्न आयनों के गुणों को प्रदर्शित नहीं करते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि फिटकरी का सूत्र लिखिए, मोहर लवण का सूत्र, अणुसूत्र लिखिए या कार्नेलाइट का अणुसूत्र लिखिए। तो ये दो प्रश्न यहाँ पर इससे संबंधित बनते हैं। हम इस लेसन में अब आगे हम केवल द्विक लवण में नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर पूरे लेसन में ये संकुल यौगिक या उपसर्जोजी यौगिक के बारे में ही पढ़ेंगे। अच्छा, संकुल यौगिक उपसर्जोजी यौगिक को पहचानने का यही है कि इनमें कहीं ना कहीं ये इस तरह का गुरु कोष्ठक होगा, उससे हम पहचान लेंगे कि क्या है, एक संकुल यौगिक या उपसर्जोजी यौगिक है। इसके बाद हम देखें उपसर्जोजी यौगिक के प्रकार। उपसर्जोजी यौगिकों में एक साधारण धनायन हो सकता है तो दूसरे साथ संकुल ऋणायन हो सकता है, या फिर हमने देखा भी कि या फिर एक साथ संकुल धनायन हो और उसके साथ एक साधारण ऋणायन हो। तो इसी आधार पर हम यहाँ पर इनको चार भागों में बांटते हैं, अर्थात संकुल धनायन संकुल ऋणायनों की उपस्थिति के आधार पर इन्हें चार भागों में बांटा गया है। पहला है साधारण धनायन से बने उपसहसंयोजी यौगिक। जिसमें एक साधारण धनायन हो और संकुल ऋणायन हो। जैसा कि उदाहरण हमने अभी देखा था कि प्लस FeCN और 6 माइनस 4 साधारण धनायन संकुल ऋणायन से बना हुआ उपसर्जोजी यौगिक कौन सा है? K4 FeCN और 6। ठीक है, ये वाला इसका उदाहरण हो गया। दूसरा है संकुल धनायन व साधारण ऋणायन से बने उपसहसंयोजी यौगिक। उदाहरण अभी देखा हमने Cu प्लस 2 प्लस Cu NH4 प्लस 2 प्लस SO4 माइनस 2 संकुल धनायन है और साधारण ऋणायन से बना हुआ जो यौगिक है वो होगा Cu NH4 का NH3 का होल 4
SO4। ठीक है। तीसरा, जब दोनों ही क्या हो, संकुल के रूप में हो, संकुल धनायन व संकुल ऋणायन से बने उपसंयोजी यौगिक। उदाहरण देखें हम इसका, Cu NH3 का होल 6 प्लस CO Cn का होल 6 माइनस 3। ये भी एक धनायन है, संकुल धनायन और संकुल ऋणायन, इन दोनों से बना हुआ यौगिक कौन सा होगा, तो देखना है इसको। Cu NH3 का होल 6 CO कोबाल्ट है, Cn का होल 6। इस ये यौगिक किससे बना हुआ है, साधारण संकुल धनायन और संकुल ऋणायन से। इसी प्रकार अगला है उदासीन संकुल यौगिक। उदासीन संकुल यौगिक, उदासीन संकुल यौगिकों में उदाहरण लेते हैं हम इसे, FeH2O का होल 5 या CO NH3 का होल 6 यहाँ हम उदाहरण लें NiCO, C कोबाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड का है, CO होल 4। इन उदाहरणों को देखें हम यहाँ पर, उदासीन संकुल हैं, इन पर ना कोई आवेश नहीं होता है, इन पर कोई धनायन ऋणायन नहीं होंगे, इसलिए ऐसे यौगिक क्या हैं, उदासीन संकुल हैं। उदासीन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये जल है, जल जो है वो एक उदासीन यौगिक है, इस कारण ये पूरे की जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो क्या होगी, शून्य होगी। इस कारण इसकी शून्य है, ऑक्सीकरण अंक निकालें हम इसका ON, तो क्या होगी, Fe की ऑक्सीकरण अवस्था आएगी 0। इस कारण ऐसे यौगिक पर कोई आवेश नहीं है, इसलिए इसे कहा उदासीन संकुल। इसी प्रकार NH3 की ऑक्सीकरण अवस्था भी 0 होती है, इसलिए इस CO की ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या होगी, 0। इसी तरह से इसी यहाँ पर कार्बोनिल है, ये CO कार्बोनिल कहा जाता है इसे, कार्बन और ऑक्सीजन है ये, तो कार्बोनिल इस कार्बोनिल जो है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या है, 0 है। वैसे ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं, इसी प्रकार से इसकी जैसे Ni की निकालें हम, X इस CO की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 0, ऐसे CO कितने हैं, 0, तो टोटल X बराबर कितना आया, 0, अर्थात Ni की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 0, जैसे हमने यहाँ पुट किया है, और X इक्वल टू कितना आ रहा है, 0। यहाँ सभी की ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या है, 0। तो ये कैसे यौगिक हैं, उदासीन संकुल यौगिक। इस प्रकार हमने देखा कि उपसंयोजी यौगिक 4 प्रकार के हैं, साधारण धनायन, संकुल ऋणायन, संकुल धनायन, साधारण ऋणायन, संकुल धनायन, संकुल ऋणायन, और इनको देखें हम उदासीन संकुल यौगिक या उदासीन उपसंयोजी यौगिक। ठीक है, आगे हम बाद में पढ़ेंगे।